हाँ जी, ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट 80% मार्क्स, बोले तो 80 मार्क्स, ये मेरी जिम्मेदारी है। स्टार्टिंग के 7, बाकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जिनकी भी है, ठीक है। हाँ, ये मेरा, ओके। अब इसके अंदर टोटल 7 चैप्टर्स हैं, बट 7 के अंदर भी 10 तो मैंने काउंट करवा दिए थे उस दिन। हाँ जी, तो देखो कितने हैं। पहला चैप्टर जो है मॉड्यूल 1 सेक्शन ए, पहला चैप्टर, ये थ्योरी है, इंट्रोडक्शन टू एफएम। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या मैंने बताया अभी अभी? एफए वाले दिन बताया था, एफए वाले बैच में बताया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहाँ पे भी बात करेंगे। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालना, वही फॉर्मूला। एन्युटी, फाउंडेशन भी मैथ्स में पढ़ गए होंगे ना, CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, नहीं पढ़ गए? कुछ नहीं है, वही रेट ऑफ रिटर्न है। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन है ना, वो आर ही क्या है? CAGR। वो आर ही क्या है? CAGR है। तो देखेंगे इसको भी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हाँ जी, कैपिटल बस्टिंग करने से पहले देख लेंगे। रिस्क एंड रिटर्न, मैंने कहा था फाइनल का एक टॉपिक थोड़ा सा ऐड किया, छोटा सा पार्ट। फाइनल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 35 मार्क्स का, उसमें से छोटा सा पार्ट निकाल के यहाँ पे एक रिस्क एंड रिटर्न को ऐड किया है। हाँ जी, कुछ नहीं है इसमें भी एज सच। CAPM तो मैं अलग जगह पढ़ा दूंगा किसी और चैप्टर के अंदर। CAPM कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंदर ही हमको CAPM पढ़ने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो रिस्क और रिटर्न का थोड़ा बहुत रहेगा, फॉर्मुलाज वगैरह, वो इजी है, तो कुछ नहीं है। 3 चैप्टर नहीं बोलेंगे, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक है। फिर उसके बाद जो ये फाइनल का टॉपिक है जो आपके ऐड हुआ है, पहले फाइनल में हुआ करता था SFM, अब आपके ऐड हो गया। ये प्योर थ्योरी है। फाइनल में 20 नंबर का पूछते थे, आपके 10 नंबर का है। फाइनल में हटा दिया, अब फाइनल में नहीं है, न्यू मॉड्यूल में, फाइनल में नहीं है, न्यू सिलेबस में। यहाँ आपको पढ़ना होगा, प्योर थ्योरी है। तो इससे क्या क्वेश्चन बनेंगे? इससे अपने वो MCQs वाले क्वेश्चन जो है ना, फिलिप्स वगैरह या ट्रू फॉल्स वगैरह, मैच द फॉलोइंग, उस वाले पार्ट में ये बड़ा रोल प्ले करेगा। या फिर कोई जो थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, जो अपना एक अल्टरनेटिव में अपन जनरली छोड़ देते हैं, बट FM के अंदर अपने को थ्योरी प्रॉपर करके जानी है, तो उस थ्योरी के क्वेश्चन में भी 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से अपने को मिल जाएंगे। तो अपन इसको अच्छे से करेंगे तो वहां थ्योरी भी अपना स्ट्रांग हो जाएगा। इजी है, अच्छी चीजें हैं। ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल बिल्स, कॉमर्शियल पेपर, COD, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब पढ़ा हुआ है। हाँ, ये सब पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब जैसे ये भी पढ़े हुए होंगे, फिर RBI, कॉमर्शियल बैंक, NBFC, हाँ ये सब पढ़े हुए चीजें। तो ऐसा पढ़ाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फाइनल में तो कभी नहीं पढ़ाया मैंने, फाइनल में तो कभी नहीं पढ़ाया मैंने। हाँ जी, तो तुम्हें नीड होगी तो पढ़ा देंगे, वरना नोट्स हाँ प्रोवाइड करवा देंगे और रफली रीड करवा देंगे ऑब्वियसली। उसके बाद टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, ये कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेंड एनालिसिस अकाउंट्स में थे 11th 12th में। रेशियो वाला चैप्टर, हाँ जी, फंड फ्लो, कैश फ्लो, ये तीनों मिलकर एक ही बना रखा है। पहले ये कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं था, लास्ट सिलेबस में ये कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं था ये। हाँ, कैश फ्लो फंड फ्लो अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये, और ये जेड स्कोर, एफ स्कोर, ये सब भी नहीं थे, सिर्फ रेशियो नॉर्मल था। खैर कोई ना। सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 4th चैप्टर जो उन्होंने बना रखा है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पैसा कहाँ से रेज किया जाए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, और ये वाला पार्ट प्रैक्टिकल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि हमारा चैप्टर होगा एक। कैपिटल बस्टिंग पूरा चैप्टर है ही, वर्किंग कैपिटल पूरा चैप्टर है ही, पहले भी था अभी भी है, सेम, दोनों के दोनों, कोई चेंज नहीं। और 7th फाइनेंसिंग डिसीजन। सर सबसे लास्ट वाला चैप्टर हमने सबसे पहले उठाया है। हाँ, बिजनेस में पैसा तो सबसे पहले ही रेज करना होता है, तो ये सबसे पहले उठाया। और इसमें क्या क्या दिए रखे हैं इन्होंने? कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्टैकिंग, और फिर लीवरेज एनालिसिस, EBIT, EPS, डिविडेंड डिसीजन और डिविडेंड थ्योरीज। तो अभी अपन क्या क्या पढ़ चुके?
सर कैपिटल स्ट्रक्चर में भी केवल एक छोटा सा पार्ट पढ़ा है ईपीएस, उसमें पूरा नहीं पढ़ा अभी अपन ने। और फिर हम क्या किए, ईबीआईटी ईबीटी ईपीएस एनालिसिस इन डिफरेंस पॉइंट, एक्चुअली अपन ने यही देखा है, एक्चुअली ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस देखा है अभी तक और कुछ नहीं देखा। उसी के अंदर पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, फाइनेंशियल बीबी वगैरह ये सब देखा है। तो और कैपिटल स्ट्रक्चर का एक थोड़ा सा पार्ट की पैसा कहाँ से रेज करना हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये वाला पार्ट निकाल कर मैंने तुम्हारे लिए क्या कर दिया, एक चैप्टर बना दिया है। ऑब्वियसली मैं शुरुआत हमेशा इसी से करता हूँ। ठीक है, तो चले इस नंबर पेज पर 477, यहाँ हमारे लायक कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए, फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ अ फर्म, पेज नंबर 447 477 477। एफएम के मॉड्यूल में थ्योरी बहुत सारी होती है, इतनी पढ़ने की नहीं होती है। हाँ, जितना आप देख लेंगे, जितना काम काम का होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, ऐसे ही फाइनल एसएफएम में भी ये थ्योरी भर रखी होती है, लेकिन अपन पढ़ते नहीं है। कितना पढ़ोगे, 800 पेज का मॉड्यूल है, कहाँ कहाँ तक होगा। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज अभी तक नहीं पढ़ा है अपन ने, उसका एक अलग चैप्टर बना रखा है मैंने, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सब अपन उसमें पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे 80 मार्क्स का पहली बार हुआ है, पूरा एफएम पहली बार हुआ है। तो 2 क्वेश्चन थ्योरी के बनते हैं, जिसमें से एक तो बिजनेस डेटा एनालिसिस का ही बन जाएगा, क्योंकि वो तो थ्योरी है ही है 20 नंबर का, में तो एक तो वही बन जाएगा, और एक अपने एफएमएस से बन जाएगा। बस, उससे ज़्यादा थ्योरी नहीं आएगा। प्रैक्टिकल पे फोकस रखो, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 नो, 2 नो, 3 यस। थोड़े से इधर उधर कर दिए गए इलस्ट्रेशन नए मॉड्यूल में, तो अपने को भी वैसे ही पढ़ना पड़ेगा उल्टा पुल्टा। 497 नंबर पेज पर इलस्ट्रेशन नंबर 3, देखते ही मुझे बता दो क्या ये आप कर लेंगे। अरे तो करवा दिया ना सर आपने। हाँ, ये नहीं करवाया, ऐसा करवा दिया है मैंने, ये नहीं करवाया है, ऐसा करवाया है मैंने। देख के लगेगा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, जो अभी अभी आर्यन ने मुझसे फिर पूछा था सर, तो एग्जिस्टिंग इक्विटी 40 लाख रुपए है, एक शेयर 100 रुपए का, मतलब कितने शेयर हो गए, 40,000 शेयर। 25 लाख का 9% कितना होता है डिविडेंड, 2,25,000। 25 लाख का 7% कितना होता है, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट। तो ये तो एग्जिस्टिंग हो गए, कमाते कितना हो, 12%। अच्छा, अभी 1 करोड़ की कैपिटल है क्या, अच्छा सर अपने एग्जाम्पल में भी तो वही थी, टैक्स रेट 50 में, हाँ, लेकिन अपने एग्जाम्पल में 50 लाख रेज कर रहे थे, यहाँ 25 लाख रेज कर रहे हैं, बस इतना सा ही फर्क है। 20,000 शेयर 25 रुपए वाले, क्या 50 लाख रुपए हो गए, हाँ सर हो गए। पहला ऑप्शन पूरा का पूरा इक्विटी, दूसरा ऑप्शन प्रेफरेंस शेयर, तीसरा ऑप्शन। तो अगर आप इक्विटी से रेज कर रहे हो तो नए इक्विटी शेयर्स इश्यू करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। अगर आप प्रेफरेंस शेयर से रेज कर रहे हो तो न्यू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आएगा, और डिवेंचर से रेज कर रहे हो तो न्यू इंटरेस्ट आ जाएगा। पीई रेशियो भी गिवन है, तो पी रेशियो अगर गिवन होगा तो ईपीएस इंटू पी रेशियो करके एमपीएस आएगा, और डिसीजन किसके बेसिस पर देना है, कर पाएंगे सेल्फ। ये उस दिन डाउनलोड अपने अपलोड हो नहीं रहा था, वरना ये उसी दिन दे देता मैं होमवर्क। हाँ, तो ये खुद को करना है घर पे, ठीक है। ओके, आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। पी रेशियो क्या होता है, पी रेशियो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, बताया तो था उस दिन, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला एमपीएस अपॉन ईपीएस। हाँ, और पी रेशियो 3 टाइम्स होने का मतलब
अगर 3 रुपए इन्वेस्ट करें 1 रुपए की अर्निंग्स हो जाएगी। एमपीएस 3 रुपए, अर्निंग्स 1 रुपए। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 4, चलिए ये करते हैं। XL लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग फिगर्स। क्या दे रखा है? प्रॉफिट 2,60,000 लेस इंटरेस्ट। ओके सानिया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना? 12%, 60,000 रुपए। अच्छा ये बताओ ये प्रॉफिट कौन सा है? पीबीटी है अक्षिता? पीबीटी है या पीएटी है? बोलो। पीएटी है ये? पीबीटी है? ईबीआईटी है? हाँ सर, प्रॉफिट बिफोर पेइंग इंटरेस्ट है ना, और बिफोर पेइंग टैक्स भी है, टैक्स नीचे लेस हो रखा है, सो इट इज ईबीआईटी। ना तो ये पीबीटी है ना ही ये पीएटी है, इट्स ईबीआईटी। ओके, 2,60,000 ईबीआईटी है, लेस इंटरेस्ट 60,000। 60,000 का इंटरेस्ट लेस हो रहा है। इंटरेस्ट के लिए बता रहे हैं इंटरेस्ट रेट 12% है। क्या आप डिवेंचर्स का वैल्यू बता सकते हैं? कितना? 5 लाख भाई। हाँ, डिवेंचर्स जितने भी वैल्यू के हैं उस वैल्यू पे 12% रेट से इंटरेस्ट देते हो और इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है 60,000। तो क्या आप डिवेंचर्स का वैल्यूएशन कर सकते हैं? कितना? 5 लाख। ओके जी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 4 में कि एग्जिस्टिंग जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें हमारे जो डिवेंचर्स हैं 12% डिवेंचर्स, वो कितने रुपए के? 5 लाख रुपए के। 60,000 डिवाइडेड बाय 12%, हाँ जी 5 लाख रुपए। ओके, देखते चलो, लिख लेना आराम से, समझते चलो। पहले इनकम टैक्स लेस किया 1 लाख का, तो आ गया क्या? पीएटी 1 लाख रुपए, ठीक है। और ये 2 लाख तो क्या था? पीबीटी। फिर उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स 40,000 बता रखे हैं, और जैसे ही 40,000 से डिवाइड किया ईपीएस भी कैलकुलेट करके दे रखा है। 1 लाख डिवाइड बाय 40,000 दैट इज 2.5। प्रेफरेंस शेयर नहीं है, वेरी गुड। इससे एक चीज क्लियर होगी सर, पीएटी के बाद डायरेक्ट नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं है। जो पीएटी है वही हमारा इतेश है, करेक्ट, वही हमारा इतेश है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। डन। ओके, ईपीएस 2.5 है। मार्केट में रेट क्या चल रहा है शेयर का? 25 रुपए चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग पी रेशियो कितना हो गया? हाँ सर 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। ओके, फॉर्मूला क्या? एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस, 25 डिवाइड बाय 2.5। तो सर पूछना क्या चाह रहा है ये? द कंपनी हैज अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स। अच्छा एक चीज और, कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 40,000। एक शेयर कितने रुपए का? तो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी कैपिटल भी तो आ गया। इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया है 4 लाख रुपए का। 40,000 शेयर इंटू 10 रुपए। ओके, क्या कंपनी के पास प्रेफरेंस थे? नो, प्रेफरेंस तो नहीं है, पता चल गया तुमको भी? हाँ जी नहीं है। रिजर्व्स हैं? हाँ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स कितने रुपए के? 6 लाख के। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस हैं 6 लाख के। तो कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना हो गया? 15 लाख रुपए। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी को क्या चाहिए गौरव? 2 लाख रुपए चाहिए। कंपनी को 2 लाख रुपए चाहिए फॉर द एक्सपेंशन। दिस अमाउंट विल अर्न एट द सेम रेट एज फंड ऑलरेडी एम्प्लॉयड। ऑलरेडी जितना पैसा लगा हुआ है उस पर जिस रेट से आप कमा रहे हो, इस पैसे पर भी उसी रेट से कमाओगे। ओके जानवी, अभी हम किस रेट से कमा रहे हैं? अच्छा, तो एग्जिस्टिंग देख लें। एग्जिस्टिंग आरओआई
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी, 2,60,000 कमा रहे हैं सर, वेरी गुड। हमारा ईबीआईटी 2,60,000 है। तुमको कैसे पता चला कि इसको रिलेशन ईबीआईटी से ही करना पड़ता है? उस दिन मैंने बताया था कि टोटल कैपिटल का रिलेशन किससे? ईबीआईटी। कैपिटल कहीं से भी लेकर आओ, आपका ईबीआईटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। सो ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ईबीआईटी कितना है? 2,60,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख। 17.33%। वैसे तो 333333 बहुत सारा है, बट ठीक है, 17.33%। नॉर्मल केसेस में हम पूरा ही लेते हैं ना, कैलकुलेशन पूरा लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अननेसेसरी फालतू वैल्यूज में हम परेशान ना हो, इसलिए सिर्फ कितना लेंगे? 17.33। बाकी पूरा ले तो ज्यादा बेटर होता है वैसे तो। ओके सर, अभी 17.33 कमा रहे हैं, इसका मतलब आगे भी क्या कमाएंगे? 17.33 कमाएंगे। तो क्या मेरा एक्सपेक्टेड ईबीआईटी मुझे बता सकते हो? हाँ सर, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी पैसा रेज करने के बाद मेरी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 2 लाख रुपए रेज कर रहा हूं। कहां से रेज कर रहा हूं कोई लेना देना नहीं, अभी तक मैंने आगे पढ़ा भी नहीं है। 15 ऑलरेडी है, 2 लाख और रेज कर लूंगा, कितना हो जाएगा? 17 लाख। 17 लाख का 17.33%, 294,610। ओके जी, पूरा लेंगे तो 666 आ जाएगा। 610 रहने दो, पूरा मैंने इसलिए नहीं लिया ताकि हमारा आंसर मॉड्यूल से मैच कर जाए, अदरवाइज हम पूरा भी ले सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, चलिए, ऑब्वियसली पूरा ही ज्यादा बेटर होता है, करेक्ट होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब सुनो सर, अभी तक तो क्वेश्चन आसान लग रहा है, और अगर ये 2 लाख रुपए ये बोल दे अगर डेट से रेज करें तो क्या होगा और इक्विटी से रेज करें तो क्या होगा। मैंने कहा बहुत आसान क्वेश्चन है सर, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बीच की लाइन खा गया मैं, है ना। जहां एक्चुअली पंगा है वो लाइन मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। बाकी क्वेश्चन तो आसान है ना, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी पता चल गया। अब इस पर अपने को क्या करना है? ईपीएस कैलकुलेट कर लेना है, सिंपल। अब सुनो, हाँ 17.33 लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, और पूरा लोगे तो 56 रुपए ज्यादा आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाउ सर आपने लाइन कौन सी छोड़ दी? मैं कहा सुनो, यू आर इन्फॉर्म दैट अ डेट इक्विटी रेशियो। पहली बात तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या? सर डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। एक और होता है सर, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। हाँ, डेट में केवल और केवल लॉन्ग टर्म डेट आएंगे, शॉर्ट टर्म नहीं, क्योंकि ये डेट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होता है। अब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होगा तो सिर्फ और सिर्फ डेट भी कौन सा लेना है? लॉन्ग टर्म। तो इसमें तो अपनी कोई लड़ाई पंगा नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट ही लेना है। कई बोले कि लॉन्ग टर्म भी लें शॉर्ट टर्म भी, नहीं भैया लॉन्ग टर्म ही लेंगे हम तो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होता है तो लॉन्ग टर्म डेट लेना है अपॉन इक्विटी। सिर्फ दोनों होते हैं क्या? मैंने कहा हाँ। जनरली हम कौन सा काम में लेंगे सर? हम डेट अपॉन इक्विटी काम में लेते हैं, हम डेट अपॉन इक्विटी काम में लेते हैं। और आइडियल रेशियो क्या होगा? क्या पढ़ा है तुमने? आइडियल रेशियो पढ़ा है क्या इसके रिगार्डिंग? हाँ सर, 2:1। 2:1 वो इसी का है, डेट अपॉन इक्विटी का ही है। दैट मीन्स इक्विटी 1 रुपए और डेट 2 रुपए। ओके, मतलब आपकी इक्विटी आपके डेट के आधे से कम नहीं होनी चाहिए। बायबैक में भी आप यही पढ़ते हो कि अगर आप बायबैक करते हो, बायबैक जानते हो, शेयर्स जो इश्यू कर रखे हैं कंपनी जब वापस खरीद लेती है तो उससे इक्विटी कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो उस केस में भी ये रूल होता है कि आपके जो इक्विटी आप खरीद तो रहे हो, लेकिन आपके डेट के आधे से भी कम ना हो जाए, कहीं आपके डेट के आधे से भी कम ना हो जाए, तो आप देखकर इक्विटी बायबैक करना।
अच्छा, आइडियल रेशियो यहां पे क्या होगा फिर आपके अकॉर्डिंग? हाँ तो जानवी यहां पे क्या होगा आइडियल रेशियो? सर डेट अगर 2 होना चाहिए तो 2 + 1 से डिवाइड होगा, कितना होगा फिर यहां पर? 2/3, दैट इज 0.66:1। ये होगा आइडियल रेशियो। रेशियो एनालिसिस में पढ़ाऊंगा मैं ये चीज। तो डेट अपॉन इक्विटी अगर यूज करते हो तब तो डेट इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो 2:2 है, और डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी करते हो तो 0.66:1। सर हमें यहां क्या करना है? लास्ट जो मॉड्यूल था आपके सिलेबस 16 वाला, उसमें क्लियरली क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? फॉर्मूला लिखा हुआ था कि डेट इक्विटी के लिए आपको क्या लेना है? डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी लेना है। इस बार आपको लिखा हुआ नहीं है, तो क्या करें सर? हम लिख लेंगे, हमारा आंसर थोड़ा ना बदल जाएगा। नो, हम लिख लेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में यूज क्या करना है, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तो इन्होंने नहीं दिया, वो गलत है, इनका गलती है। सीए के मॉड्यूल में भी है, लिखा हुआ है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, अपने सिलेबस 16 वाले में भी था, और एग्जाम में आएगा तो भी लिखा हुआ आएगा, टेंशन नहीं। नहीं लिखा हुआ है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझ जाना क्या, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। ओके, तो अपने को यूज करना है ये वाला, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तो सर अब चाहता क्या है ये? मैं कहा सुनो, अब तक जो आपने क्वेश्चन किया उसमें पी रेशियो गिवन था क्या? हाँ, मस्त नींद आ रही है, मजानी लाइफ, यूं सर घूमे चक्कर खाए। हाँ आ रही है किसी ना किसी बच्चे को। नाम क्यों बताऊं? हाँ जी, नाम में क्या रखा है? बस सो रहा था बच्चा, उठ गया। कितना पाप करता हूं ना मैं। हाँ, और एक कल मैंने एक रील देखी, कल या परसों में, सोना क्या है ना, सोना भी अपने वो बेसिक राइट्स में आ गया है। अब मैं तुमको सोते हुए जगाता हूँ, केस कर सकते हैं अगर सोते हुए जगाते हैं तो, ठीक है ना? तो तुम प्लीज सोया मत किया करो, पता चले सर ने मेरे को सोते हुए जगा दिया, केस कर दिया। हाँ हाँ, और तुम्हारे पास प्रूफ भी इकट्ठे कर लोगे, तुम्हारे तो क्या है। हाँ सही बात है। हाँ नहीं, वो तो क्या मेरी साइड से ही लड़ेंगे ना, ठीक है ना? हाँ चलो, कोई ना। हाँ सुनो, तैयार बैठे हो तुम लोग, मौका मिलना चाहिए तुमको बस। हाँ तो जग गए? देखो मैं नाम नहीं ले रहा तो सबकी नजरें ऐसे पीछे देख के, कौन है कौन है? राजुल है, अंकित, अंजलि है, साक्षी है, गौरव है, कौन सो रहा है? ऐसे देख रहे हो तुम लोग? चलो अच्छा सुनो, अब जग गया वो, अब सोएंगे तब बताएंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन में तुमको पी रेशियो गिवन थे? हाँ, पी रेशियो जब गिवन होते थे तो हम क्या करते? ईपीएस इंटू पी रेशियो करके एमपीएस निकाल लेते। ओके, पी रेशियो हर एक ऑल्टरनेटिव के लिए अलग अलग दे रखा है ना? ओके महक, वेरी गुड। तो कैसे पता चल जाता है सर को? हाँ, पढ़ाने में तो दिमाग लगाते नहीं है सर, हमारी तरफ ही देखते रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन फोन छेड़ रहा है, कौन सो रहा है। हाँ बताओ, अब सुनो, सर इस क्वेश्चन में पी रेशियो गिवन नहीं है डायरेक्टली, इसमें हमें एक कंडीशन दे दी, उस कंडीशन के बेसिस पर हमें पी रेशियो पता करना पड़ेगा। सर कैसी बातें कर रहे हो, पी रेशियो दे रखा है देखो, 10 टाइम्स। मैं कहा सुनो वापस, डेट इक्विटी रेशियो अगर 35% से ज्यादा हुआ तो ये आपका पी रेशियो 8 तक ले आएगा। तो मुझे ऑल्टरनेटिव्स में चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं डेट से पैसा रेज करता हूं तो क्या मेरा डेट इक्विटी रेशियो 35% से ज्यादा हो गया है क्या? अगर मैं इक्विटी से पैसा रेज कर रहा हूं तो क्या उस केस में मेरा डेट इक्विटी रेशियो 35% से ज्यादा है क्या? अगर 35% से ज्यादा है तो उस केस में पी रेशियो, उस ऑल्टरनेटिव में पी रेशियो अपने को 8 टाइम्स ही लेना है। यस, डाउन टू 8 है, 8 तक कम करना है, बाय 8 नहीं है, तो 8 तक कम करना है, मतलब 8 लिखना है, और बाकी में 10 टाइम्स यूज करना है। हाँ जी, और अगर ऐसा होता है तो ऐसे केस में इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा?
14%। अच्छा, अब जो नया पैसा रेज करोगे ना 2 लाख रुपए बोरो करोगे ना, उस पर इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा? 14%। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द प्रोबेबल प्राइस ऑफ द शेयर। एमपीएस कैलकुलेट करना है, कर सकते हैं? चलिए, उसके लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा? पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ पी रेशियो पता करना है। तो पी रेशियो पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले डेट इक्विटी रेशियो पता करना पड़ेगा। चलिए देखो, वरना इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता। ये लिख लिया क्या? लिखो फटाफट से। हाँ, और जो बच्चे सो रहे हैं वो उठ जाएं। हाँ जी, लिखा यहां तक? हाँ जी, पहला एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ लिख लिख फटाफट लिख। कितना लिखेगी? बातें कर रही होगी। पढ़ ले। हाँ, ओके, एग्जिस्टिंग कैपिटल समझ में आया? सर डिबेंचर्स था, प्रेफरेंस शेयर नहीं था, इक्विटी था, रिजर्व था। फटाफट थोड़ा सा। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप कितना कमा रहे हो? ईबीआईटी 2,60,000 रुपए कमा रहे हो, और आपका आरओआई कितना है? सर 15 लाख की कैपिटल पे 2,60,000 कमा रहे हैं, 17.33%। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कितना? सर आगे भी हम इतना ही कमाएंगे, बट हमारी कैपिटल अब 15 लाख नहीं, अब हमारी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 17 लाख रुपए। 2 लाख रुपए और रेज कर रहे हैं, तो 17 लाख का 17.33%। तो हमारा एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कितना रहेगा? 294,610। ओके जी, थोड़ा सा एक्टिव रहो, मैं भी तो हूँ, मेरे ऊपर तो फैन भी नहीं चल रहा है, ठीक है ना? नहीं आ रही है कोई हवा, ठीक है? तो मैं भी अगर पढ़ा रहा हूँ तो अपन भी एक्टिव रहो ना यार, तुम्हारे ऊपर एटलीस्ट फैन तो चल रहा है थोड़ा बहुत तो, ठीक है? हाँ जी, अब सुनो। हाँ तुम भी हो, इस क्लास में दो ही तो सबसे ज्यादा मेहनती है। ये आप, हाँ तुम्हारा नहीं नाम है, ठीक है? अच्छा सुनो, हाँ तुम लोग भी हो। अच्छा सुनो, बढ़े अब आगे। वेरी गुड कनिका। चलिए नेक्स्ट, सर और क्या बनाए? अब कैलकुलेशन किसका? पी रेशियो का, कैलकुलेशन ऑफ पी रेशियो, लेकिन वो किस पर बेस्ड होगा? डेट इक्विटी रेशियो पर। तो कैलकुलेशन ऑफ डेट इक्विटी रेशियो एंड पी रेशियो साथ में ही, बस इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हो जाएगा। दो अल्टरनेटिव में अलग अलग पी रेशियो देखने होते हैं, तो दोनों अल्टरनेटिव में चेक करते हैं हमारा डेट इक्विटी रेशियो कहां पे 35% से ज्यादा हो रहा है। पहला, इफ एडिशनल अमाउंट इज रेज्ड, एडिशनल अमाउंट मतलब वो 2 लाख रुपए, इफ एडिशनल अमाउंट इज रेज्ड थ्रू, पहला ऑप्शन क्या था? डेट या इक्विटी? सर पहला ऑप्शन था डेट, इफ एडिशनल फंड्स रेज्ड एज डेट। तो अगर वो 2 लाख रुपए में डेट से रेज करूं तो जानवी मेरा डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा? सर फॉर्मूला क्या लगाएंगे? डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। क्वेश्चन में लिखा होगा 99.99%, नहीं लिखा हो तो भी ये मान लेना इस वाले में। ओके, पहचान में आ जाएगा तुमको, जब बार बार पढ़ोगे ना क्वेश्चन की पहचान हो जाएगी। अच्छा, डेट कितना है अभी फिलहाल? सानिया डेट कितना? डिवेंचर्स 5 लाख रुपए के है ना? ओके सर, अभी डेट 5 लाख के हैं, और अगर 2 लाख रुपए भी मैं डेट से ही रेज कर लूं तो मेरा डेट कितना हो जाएगा? 7 लाख रुपए हो जाएगा, और टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा?
15 तो ऑलरेडी था, तो 2 और हो जाएगा तो 17। चाहो तो आप 17 डायरेक्ट डिवाइड कर लो, या फिर अलग अलग दिखाना चाहो सर, डेट तो हो जाएगा 7 लाख, 5 लाख ऑलरेडी है, 2 लाख और हो जाएगा 7। और इक्विटी कितना सर? इक्विटी इंक्लूड्स रिजर्व एंड सरप्लस ऑल्सो। ये जो डेट इक्विटी रेशियो में इक्विटी होता है ना सान्या, उसमें इक्विटी में इक्विटी कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों होता है। तो 4 और 6 कितना हुआ? 10। 4 और 6 8 हो गया। कौन? राजू ले गया? अच्छा अच्छा, ठीक है। 7 लाख डिवाइड बाय 17 लाख कितना होता है? 0.41176। ओके, दैट इज 41.176%। क्या ये 35% से ज्यादा हो गया है? यस सर। इसका मतलब ऐसे केस में पी रेशियो क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स, परसेंटेज नहीं, टाइम्स, 8 टाइम्स। ओके, और ये जो नया डेट से पैसा रेज करोगे उसके लिए इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा? यस, इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल डेट इज 14%। 12 तो एग्जिस्टिंग है, एडिशनल डेट पे कितना? 14। और अब इफ एडिशनल अमाउंट, if additional amount is raised through equity, हाँ जी, अगर इक्विटी से रेज कर रहे हो आप, इक्विटी शेयर्स इश्यू करके, तो डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा जतिन? डेट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। ऑलरेडी डेट कितना? 5 लाख। क्या आप नया पैसा भी डेट से रेज कर रहे हो? नो, तो डेट तो 5 लाख ही रहेगा, लेकिन इक्विटी 10 और 2 12 लाख हो जाएगी। 5 डिवाइड बाय 17, 0.2941, दैट इज 29.41%। क्या ये 35% से ज्यादा है? नो। तो ऐसे केस में पी रेशियो 10 टाइम्स ही रहेगा। अभी ठीक है? उसमें उसने 17 लाख बोला ना, तो मेरे दिमाग में हाँ वो 17 ही चला। हाँ आ गया क्या? वो क्या 17 लाख 17 लाख कर रहे थे? आ गया। इंटरेस्ट रेट का कोई झंझट नहीं, क्योंकि नया पैसा आप इक्विटी से रेज कर रहे हो। पुराना वाला तो पुरानी रेट से ही चलता रहेगा, नया वाला पैसा आप किस रेट से कर रहे हो? 14। ठीक है, करें शुरू। चलिए, वर्किंग नोट बन चुका है, हमें पता चल गया है पी रेशियो, दोनों पी रेशियो के लिए इतनी मादा फोड़ी है, वरना तो फटाफट कर देते। चलिए अब एमपीएस कैलकुलेट करना है। चलिए मेन पार्ट, हाँ जी लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एमपीएस। एमपीएस बोले तो दिव्यांश कितना? मार्केट प्राइस पर शेयर, हाँ जी। ओके, पर्टिकुलर्स, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, दूसरा कॉलम क्या? इफ, हाँ, ऑल्टरनेटिव 1 क्या? ओके, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल डेट नहीं, सिर्फ डेट लिख देते हैं, ऑलरेडी जो पैसा है वो तो है ही। ऑल्टरनेटिव 2, अगर आप इक्विटी से रेज करते हो नया पैसा तो, बस।
3 कॉलम, पर्टिकुलर्स, प्लान 1 डेट, प्लान 2 इक्विटी। सबसे पहले आप शुरुआत किससे करते हैं? EBIT। स्टेटमेंट बना दे पूरा। EBIT लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में एग्जिस्टिंग और न्यू, एग्जिस्टिंग और न्यू, दैट इज PBT। हाँ जी, लेस क्या करें? टैक्स के लिए रेट कितना है? 30% है क्या क्वेश्चन में? तो 30 कौन बोला? ओके, टैक्स रेट है सर 50%। कहां पता चला? ये रहा, इनकम टैक्स एट द रेट 50%। ओके, फिर उसके बाद PAT के बाद लेस क्या करते हैं? प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं, फालतू में लिख रहे हो, कोई ना। हितेश, हितेश को डिवाइड किससे कर दोगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ये x, ये y, तो x डिवाइडेड बाय y, दैट इज EPS। EPS, अच्छा चलने तो आगे। P रेशियो, नाउ EPS इंटू P रेशियो, दैट इज MPS। EPS इंटू PE रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। बना लिया स्टेटमेंट, अब वैल्यूज पुट करनी है। हाँ तो जानवी, EBIT में क्या लिखूं? प्रॉफिट 294610, 294610। ओके, इस टाइम थोड़ा सा एक्टिव रहा करो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? हाँ, थोड़ा सा लिक्विड ज्यादा लिया करो, ठीक है ना। थोड़ा सा ग्लूकोन डी पी लिया करो, हाँ इलेक्ट्रॉल पी लिया करो, एक्टिव रहोगे ठंड, है ना। अभी हाँ अपनी बोतल में डाल लिया करो, चलो, बट आराम मत रख किया करो। मैं घर से लेके आया, हाँ EBIT कहां से आया? मैं घर से लेके आया। एक्सपेक्टेड EBIT क्या हो जाएगा? 294610। देखो ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आएगा अगर एक्टिव नहीं रहे तो, इसलिए एक्टिव रहो। एक ही चीज को समझाने में मुझे 4 बार बोलना पड़े, या तुम्हें हाँ समझ में नहीं आए, मैं बोल कुछ और रहा हूं, तुम कहीं और ही चाह रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इंटरेस्ट कितना? एग्जिस्टिंग 60,000, ये तो दोनों में रहेगा। न्यू वाला सर 2 लाख रुपए रेज कर रहे हैं 14% की रेट से, 28,000। कौन से वाले में? फर्स्ट वाले अल्टरनेटिव डेट वाले में। कितना आएगा देखो? 2,06,610। पुल के तो रहने ही थे। अच्छा ये बोला था क्या? और 2,34,610 रुपए अंदर रह गए थे तेरे। अच्छा टैक्स रेट 50%, 103,305, 117,305। हाँ 50% होने से बहुत आसान हो जाता है, जस्ट हाफ ही तो करना होता है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना? 0। यही हितेश आ जाएगा 103,305, 117,305 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बड़ा ध्यान से करना,
अगर आप पैसा डेट से रेज कर रहे हो तो नए इक्विटी इश्यू नहीं हो रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है 40,000 वही होंगे। लेकिन इस प्लान 2 में बताना मेरे को इक्विटी शेयर्स कितने होंगे, ध्यान से। प्लान 2 में इक्विटी शेयर्स कितने होंगे? 40 तो ऑलरेडी थे, 2 लाख रुपए और इक्विटी से रेज कर रहे हो, कितने हुए? 60,000। श्योर? पक्का? अनुराग कह रहा है नहीं 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 सर, 60,000 नहीं होंगे। हाँ सुनो, आप 2 लाख रुपए इक्विटी से रेज कर रहे हो और मार्केट में इक्विटी शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, तो अब फेस वैल्यू पे इश्यू नहीं करोगे, 25 रुपए पर इश्यू करोगे। अब मतलब एक शेयर इश्यू कर दिया तो तुमको कलेक्शन कितना होने वाला है? 25 रुपए होने वाला है। तो 2 लाख रुपए कलेक्ट करने के लिए डिवाइड बाय 25, कितने शेयर इश्यू करोगे? 8,000 शेयर। तो कितने थे पहले? 40 और अब 8, 40 और 8 48,000 शेयर। हाँ जी 2.44 2.58 2.4 ठीक है। पी रेशियो डेट वाले में तो 8 टाइम्स आ जाएगा क्या? डेट वाला ये रहा, अगर डेट से पैसा रेज करते हो तो हाँ हमारा डेट इक्विटी रेशियो 35% से ज्यादा हो गया है, तो ऐसे केस में हमारा पी रेशियो कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा। ओके खुश? और ये 10 टाइम्स, ये तो ठीक है 24.4, और ये कितना है? 20.64। बोलो मुश्किल? सिर्फ नया क्या था, पी रेशियो पता लगाने के लिए फालतू घुमाया डेट इक्विटी रेशियो के थ्रू, कि तुम पहले डेट इक्विटी रेशियो पता करो, जिसके बेसिस पे पी रेशियो आएगा, फिर वहां से जा क्या करना, जैसे खजाना नहीं होता, तिलिस्मिक खजाना, हाँ क्लू मिलता रहता है, वहां से चलते जाओ, तो वैसा कि पहले डेट इक्विटी रेशियो पता करो, वहां से तुमको पी रेशियो मिलेगा, फिर पी रेशियो से फिर तुम अप्लाई करके एमपीएस कैलकुलेट करना। बाकी इसमें तो स्टेटमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं आई, जो था वर्किंग नोट था, इजी था। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। डन? एक सेकेंड, एक से रुको, वरना बाजू की कॉपी से ले लेते हैं फोटो। हो गया? पहले वाला लिख लिया था? लिख लोगे? ओके, तो क्या हमें ईपीएस और ये एमपीएस कैलकुलेट करना आ गया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, इजी लग रहा है अभी तक तो, ठीक है। तो पूजा इससे पहले का भी देख लेना आप, है ना, एक बार। नाउ सर अब कौन सा करें? एक आगे चलते हैं, 5वां नहीं होगा, ऐसे करने पड़ेंगे ऐसे टुकड़ों में, क्योंकि मिक्स करके दे दिए सारे क्वेश्चंस। अब चलते हैं 7.2 में। 7.2 में लिवरेज पढ़ लिया गया? लिवरेज तुम लोगों ने? नहीं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर यही होगा। अब किसी ने यस सर भी बोल दिया? चलिए, क्या इनडिफरेंस पॉइंट हमने पढ़ लिया है? चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 13। क्या हो गया? नहीं, हाँ देखो फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं फिर चलते हैं।
पेज नंबर कितना है? 513। फटाफट देखो। एक्सेल लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 फाइनेंशियल प्लान। अच्छा, 3 प्लान है। द की इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोज। हाँ, पेज नंबर है 513। टोटल फंड टू बी रेज, कितना पैसा रेज करना है? 2 लाख रुपए। फाइनेंसिंग प्लान 3 प्लान है, प्लान ए, बी और सी। प्लान ए क्या कह रहा है? 100% आप इक्विटी से रेज कर रहे हो, मतलब पूरे 2 लाख रुपए इक्विटी से। प्लान बी कह रहा है हाँ, 1 लाख रुपए इक्विटी से, 1 लाख रुपए डेट से। प्लान सी कह रहा है 1 लाख रुपए इक्विटी से, 1 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से। कॉस्ट ऑफ डेट कितना? दैट मींस इंटरेस्ट रेट है। और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हाँ, वैसे इनका ऐसे देने का तरीका ना गलत है ये भैया। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स की बिफोर टैक्स? अभी तो तुमको कंफ्यूजन नहीं हो रहा क्योंकि तुमने और चैप्टर्स नहीं पढ़ रखे हैं, बट मैंने तो पढ़ रखे हैं ना। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ डेट, हाँ, तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा? बिफोर टैक्स भी हो सकता है, आफ्टर टैक्स भी हो सकता है, बट इंटरेस्ट रेट बिफोर टैक्स ही होता है। तो एक्चुअली आपको क्या बोलना चाहता है यहाँ पे? इंटरेस्ट रेट 8%। और प्रेफरेंस शेयर्स पे तो आफ्टर टैक्स होता है डिविडेंड, तो ये डिविडेंड रेट। सिंपल, ये इंटरेस्ट रेट और ये डिविडेंड रेट। और इनको मैं तो कहता हूँ यहाँ पे देना नहीं चाहिए था, फालतू में यहाँ पे लिख देते। ये 8% डेट है और 8% ही प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, एक बात बताओ, 8% डेट से पैसा रेज करना बढ़िया या 8% प्रेफरेंस शेयर से? डेट से। पता है क्यों? टैक्स सेविंग हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स भी 8% है, डेट भी 8% है। कोई पूछे बताओ पैसा कहां से रेज करना बेटर, तो तुम बोलोगे डेट से पैसा रेज करना। इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों की रेट तो सेम बता रहा है वो, बट एक इंटरेस्ट रेट है और दूसरा डिविडेंड रेट है। डिविडेंड पे टैक्स सेविंग नहीं होता, बट इंटरेस्ट के कारण टैक्स सेविंग हो जाएगा। क्लियर है? तो हर बार, अच्छा सर, इसका मतलब एक चीज समझ में आई। क्या मैं ये बोल सकता हूं प्लान बी ऑलवेज डोमिनेट प्लान सी? प्लान सी से हमेशा ही प्लान बी अच्छा होगा? हमेशा अच्छा होगा, कभी कट ऑफ पॉइंट नहीं आएगा। नहीं आएगा, हमेशा बेटर रहेगा। कट ऑफ पॉइंट नहीं आएगा, इसका मतलब इंडिफरेंस सिचुएशन इन दोनों के बीच में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। प्लान बी और प्लान सी के बीच में पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कैलकुलेट ही नहीं होगा। ठीक है ना? अभी करना पड़ेगा कैलकुलेट, तो हम बोलेंगे कि कैलकुलेट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन मैंने पहले ही बता दिया है। क्यों? क्योंकि वो डेट वाला प्लान हमेशा प्रेफरेंस वाले से बेटर रहने वाला है, क्योंकि दोनों की रेट तो है सेम। और हाँ, क्योंकि बी और सी दोनों में 50% तो इक्विटी से रेज हो रहा है, ये तो कॉमन है। इधर 50% डेट से हो रहा है, इधर 50% प्रेफरेंस से हो रहा है, और प्रेफरेंस से हमेशा डेट वाला बढ़िया रहने वाला है इस क्वेश्चन में। क्लियर है वाली चीज? ओके जी। तो भैया इसका तो इंडिफरेंस पॉइंट कभी नहीं मिलेगा तुमको प्लान बी और प्लान सी का, क्योंकि प्लान बी ऑलवेज बेटर देन प्लान सी। टैक्स रेट कितना? 35%। इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू 10 रुपए विल बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपया। बोले तो इश्यू प्राइस क्या हो गया? करेक्ट। तो अगर अपने को शेयर इशू करने तो किस रेट पे होंगे? 20 रुपए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 25 रुपए पे थे। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी भी दे रखा है भाव। डिटरमाइन फॉर ईच प्लान, तीनों प्लान के लिए अपने को ईपीएस कैलकुलेट करना है, फाइनेंशियल बीईपी करना है। इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान डोमिनेट, क्या इनमें से कोई प्लान डोमिनेट करेगा? यस, प्लान बी ऑलवेज डोमिनेट प्लान सी, रीजन भी दे देंगे। और कंप्यूट द ईबीआईटी फॉर द इंडिफरेंस पॉइंट। सर जितना पढ़ा वो सारा पूछ लिया? हाँ, जितना पढ़ा वो सारा पूछ लिया। कैसी बातें करती हो तुम ऐसी बातें करते हो? लोग कहते थे किसी जमाने में होमवर्क दे दो, तो तुम कहती थी नहीं सर अभी कर लेते हैं, होमवर्क कोई दूसरा दे देना। और आज, अरे कोई बात नहीं, अभी उड़ जाएगी। चलो फटाफट से ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। पहला इलस्ट्रेशन नंबर 13। हाँ जी, फटाफट देखो। उस दिन बहुत अच्छे से पढ़े थे तुम लोग, लास्ट 2 डेज, फ्राइडे सैटरडे।
बस तो अभी भी वो जोश रखो। हाँ वो भी पता है। इलस्ट्रेशन नंबर 13 मानता हूँ, लेकिन ठीक अवॉइड। देखो गर्मी है, वाकई में है, लेकिन अगर अपने सर चढ़ के बोलेगी तो अपना दिमाग आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ईपीएस कैलकुलेट करो, छोड़ो। हाँ 3 प्लान है, कर सकते हैं इजीली। चलो करो, शुरू हो जाओ। प्लान ए बी सी वही बनाओ इस तरीके से फटाफट से। ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट लेस टैक्स दैट इज पीएटी लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दैट इज इतेश डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर दैट इज ईपीएस। आ रहा हूं मैं देखने के लिए सबकी कॉपी में। हाँ आ ही रहा हूं मैं सबकी कॉपी में चेक करने के लिए। हाँ कोई ना, करो। सर ईबीआईटी कितना लेंगे? आप यहां पे लिख दो पर्टिकुलर्स, देन यहां पे लिख दो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अमाउंट नहीं लिखना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। हाँ जी, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी ऑलरेडी उसने दे रखा है, कितना? 80,000 रुपए। तो ईबीआईटी कितना हुआ? 80,000। तीनों में पैसा चाहे कहीं से भी रेज करो, आपका ईबीआईटी सेम रहेगा। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, नहीं पता होती है, बट मैं बार बार क्या करता हूं, आपको बोलता हूं, इसलिए ऑब्वियसली आपको याद होनी चाहिए। हम्म, हाँ वो बेसिक अगर स्ट्रांग होगा ना किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको उस सब्जेक्ट में हमेशा इंटरेस्ट बना रहेगा। और बेसिक अगर वीक रह गया तो वो हमेशा ही परेशानी करता है। फिर ईबीआईडी आ गया लेस इंटरेस्ट, तो मैं अगर पूरा पैसा इक्विटी से रेज करूं प्लान ए, तो इंटरेस्ट नहीं जाएगा। अगर प्लान बी में देखूं तो 50% डेट बोले तो 1 लाख रुपया डेट से, 1 लाख का 8%, 8,000 करेक्ट है। और प्लान सी तो प्रेफरेंस वाला था, उसमें इंटरेस्ट नहीं जाएगा। हाँ पीबीटी आ जाएगा 80,000, 72,000 और 80,000। टैक्स रेट दे रखा है मुझे डी पॉइंट में 35%, तो आप इंटू 35% करके बाकी 65% निकाल लो पीएटी। सर ईएटी क्या होता है? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। पीएटी क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक ही बात है। पीएटी तक तो हो गया सर। क्या बोल रहे हैं? प्लान बी के अंदर देखो, प्लान बी आप किससे रेज कर रहे हो? 1 लाख रुपए इक्विटी, 1 लाख रुपए डेट, और 1 लाख रुपए जो डेट रेज करे उस पर 8% इंटरेस्ट है। ठीक है, हाँ जी। 1 लाख का 8% तो 8,000 आएगा ना। हाँ कुछ भी लिखो, सब चलता है। ईएटी लिखो, पीएटी लिखो, ईबीटी लिखो, पीवीटी लिखो, सब चलता है। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके वेरी गुड। पीएटी आ गया लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो अगर आप प्लान ए की बात कर रहे हैं सिद्धार्थ, तो प्लान ए में आप सारा पैसा इक्विटी से रेज कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं होगा। प्लान बी में आप इक्विटी और डेट यूज कर रहे हैं तो यहां पर भी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं होगा। लेकिन यहां पर आप 1 लाख रुपए प्रेफरेंस से रेज कर रहे हैं तो उसका 8% डिविडेंड रेट 8,000, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस हो जाएगा। ये आ गया इतेश, और इतेश को डिवाइड कर देंगे किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। प्लान ए में इक्विटी शेयर्स कितने? सर 1 लाख रुपए है और एक शेयर है फेस वैल्यू। अच्छा सर यहां पे 20 से डिवाइड नहीं करेंगे? नो, पक्का? मैंने कहा नो, कहा नो? ऑब्वियसली 2 लाख रुपए रेज करने हैं, 10 रुपए फेस वैल्यू है और 10 रुपए प्रीमियम। इश्यू प्राइस कितना? 20 रुपए। तो 2 लाख रुपए रेज करने के लिए कितने शेयर इश्यू करने हैं? 10,000। तो 10,000 शेयर। प्लान बी में कितने इक्विटी शेयर? सर प्लान बी में तो 1 लाख रुपए इक्विटी से रेज करना है, तो 1 लाख डिवाइड बाय 20 रुपए 5,000। और प्लान सी में भी
5000। ईपीएस आ गया 5.2, 9.36, 8.8। मुश्किल है क्या? आसान है। उसके बाद ईपीएस तक सबका हो गया, और उसने पूछा था फाइनेंशियल बीपी। जानते हो फाइनेंशियल बीपी क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट। किसका? लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज 0। फॉर्मूला याद है? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन 1 माइनस डी। लिखो इसी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल बीपी। कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल बीपी फॉर्मूला याद है? हाँ जी याद है। लिखो प्लान ए, या पहले आप लगा दूं, एक बार ही फॉर्मूला लगा दूं। फाइनेंशियल बीईपी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। अब आप लिख दो प्लान ए फाइनेंशियल बीपी इज इक्वल्स टू, सर प्लान ए तो सारा इक्विटी से पैसा रेज कर रहे हैं, तो ना तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना ही डिविडेंड, सो इट इज 0। तो अगर 0 ईबीआईटी पे भी हमारा क्या रहेगा? ईपीएस 0 रहेगा। अच्छा प्लान बी की बात करते हैं सर। अगेन फाइनेंशियल बीपी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला नहीं लगाना बार बार। प्लान बी में इंटरेस्ट कितना है? 8000, और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तो 8000 हो गया। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है ही नहीं। प्लान सी के अंदर बात करते हैं तो इंटरेस्ट नहीं है, निल, और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना है? 8000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट कितना? 0.35। जरा देखना कितना आ रहा है? 12308, 12308। तो 12308 की ईबीआईटी पर ईपीएस क्या रहने वाला है? 0। वेरी गुड। सिर्फ फॉर्मूला नहीं रटना है, वो कंसेप्ट रटना है कि फाइनेंशियल बीपी है क्या। अगर फॉर्मूला नहीं भी आएगा तो भी हम रिवर्स चल के देख सकते हैं। इतेश को 0 रख के रिवर्स चल लो ईबीआईटी तक, जो ईबीआईटी आएगा आ जाएगा। टैक्स रेट 35% कहां दे रखी है? जैसे यहां पे दे रखी थी ना, हाँ 35%। डन। चलिए सर पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा सुनो, मैं आपको दूसरा वाला क्वेश्चन घर पे करने के लिए दे रहा हूं। दूसरा वाला क्वेश्चन घर पे करने के लिए दूंगा। दूसरे वाले में बताना क्या है? इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान डोमिनेट, वो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कंप्यूट द ईबीआईटी रेंज, वो तो कर सकते हो ईबीआईटी रेंज। अब सुनो, इन्होंने इनडिफरेंस पॉइंट निकालना है। इनडिफरेंस पॉइंट निकालना है, क्यों सर? इसके लिए ईबीआईटी रेंज अमॉन्ग द प्लान्स फॉर द इनडिफरेंस। तो किस किस के बीच में निकालोगे सर? ए और बी, बी और सी, और ए और सी। अब बी और सी का आंसर है ना, आ नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था प्लान बी ऑलवेज बेटर देन प्लान सी। क्यों? क्योंकि दोनों में रेट तो सेम है, लेकिन एक बिफोर टैक्स है, दूसरा आफ्टर टैक्स है। ओके, तो इनडिफरेंस पॉइंट बिटवीन बी एंड सी इज कांट बी डिटरमाइन, पॉसिबल ही नहीं है। आप लिख दोगे। अब डोमिनेशन ऑफ प्लान में सिर्फ इतना सा लिखना, क्या? प्लान बी डोमिनेट प्लान सी एज द फाइनेंशियल बीपी ऑफ प्लान बी इज लोअर। बेटर क्या? जो मैंने आपको बताया ना, उससे बेटर ये है। जो मैंने आपको बताया वो तो केवल अभी समझने के लिए अच्छा है, बट उससे बेटर ये है। क्या? प्लान बी और सी का हमने इंडिफरेंस पॉइंट निकाला। हमारा इंडिफरेंस पॉइंट आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इक्वेशन वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, ईबीआईटी से ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा, राइट? घर पे करोगे तो अब उससे समझ आएगा कि इन दोनों के बीच में कट ऑफ पॉइंट तो नहीं है। इसका मतलब हर बार क्या कर रहा होगा? एक प्लान दूसरे प्लान को डोमिनेट कर रहा होगा। अब पता कैसे करें कि कौन सा डोमिनेट कर रहा है? फाइनेंशियल बीपी निकाला अभी अभी। ओके, प्लान बी का कितना है? 8000, और प्लान सी का? तो बेटर कौन सा होगा? जहां पे बीपी लेवल कम हो। कम बीपी पे भी आप ईबीटी 0 हो रहा है,
यहाँ प्लान सी के अंदर 12,308 ईबीआईटी चाहिए ताकि ईपीएस 0 आ जाए, लेकिन फाइनेंशियल प्लान बी के अंदर 8,000 के ईबीआईटी पर ही ईपीएस क्या आ जाएगा 0। तो फाइनेंशियल कौन सा बेटर है, बी, प्लान बी बेटर है। तो डोमिनेट कर रहा है, उसका रीजन क्या दोगे, एज द फाइनेंशियल बीपी इज लोअर इन दैट केस। अब कोई कहेगा सर प्लान ए में तो 0 है, फिर ये डोमिनेट क्यों नहीं कर रहा। इनके बीच में कट ऑफ पॉइंट है। डोमिनेट करने का मतलब ये हो गया कि हर लेवल ऑफ ईबीआईटी पे क्या करेगा, डोमिनेट ही करेगा, हर लेवल ऑफ ईबीआईटी पे डोमिनेट ही करेगा। कट ऑफ जिसमें भी आता है, कट ऑफ जिसमें भी आता है उसमें क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे कोई और दूसरे पर्टिकुलर लेवल पे कोई और। मैंने आपको घर पे एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था, उसके बारे में अपने डिस्कस नहीं किया, कल करेंगे। किया होगा आप लोगों ने घर पे, हाँ, उसमें आपने देखा होगा कि 1.5 लाख पे तो सेम आ रहा है, लेकिन 1 लाख पे और 2 लाख पे क्या हो रहा है, दोनों में अलग अलग प्लान डोमिनेट कर रहे हैं। बताया था कि नहीं बताया था, किसी ने किया उसको, एक बार मुझे आंसर बता दो। फटाफट से मेरे को एक बार टेबल नहीं, पूरा नहीं बताना, लास्ट फाइनल बता दो। 1.5 लाख की ईबीआईटी पर ईपीएस कितना, अच्छा सुन लो, वो जो क्वेश्चन दिया था 1.5 लाख की ईबीआईटी पर तो सेम आ रहा था, पता है क्यों, 1.5 लाख इज द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। अब 2 लाख वाले पे बताओ, 14 और 17.5, और अब देखो 1.5 लाख की ईबीआईटी पे तो दोनों सेम है, 2 लाख की ईबीआईटी पे कौन डोमिनेट कर रहा है, ऑल्टरनेटिव 2, और 1 लाख की ईबीआईटी पे, मतलब कट ऑफ पॉइंट से अगर कम कमाते हो तब तो ऑल्टरनेटिव 1 बेटर है, और कट ऑफ पॉइंट से ज्यादा कमा लेते हो ईबीआईटी तो ऑल्टरनेटिव 2। मतलब हर टाइम एक ही ऑल्टरनेटिव बेस्ट नहीं है, कट ऑफ पॉइंट जब भी होगा तो इसका मतलब उससे कम ऑल्टरनेटिव अगर फर्स्ट बेस्ट है तो उसके ऊपर ऑल्टरनेटिव 2 बेस्ट होगा। लेकिन अभी अभी जो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा उसमें क्या चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है सर, हाँ अपन आगे आ गए, कोई दिक्कत नहीं, वापस उसमें क्या चल रहा है, प्लान बी और सी का कोई कट ऑफ पॉइंट नहीं है। इसका मतलब हमेशा हर ईवीआईटी लेवल पे कोई एक प्लान दूसरे प्लान को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। और वो कैसे पता चलेगा, जिसका फाइनेंशियल बीपी कम हो वो हमेशा डोमिनेट करेगा, बशर्ते उनके बीच में कोई इंडिफरेंस पॉइंट ना हो। अब समझ आई पूरी बात, इसलिए प्लान ए को बीच में लाए नहीं अपन, प्लान ए का फाइनेंशियल बीपी 0 था फिर भी बीच में नहीं लाए क्योंकि उसके साथ कट ऑफ पॉइंट बन रहा है। बी और सी के बीच में कोई कट ऑफ पॉइंट नहीं था। अब बोलो कि कौन सा डोमिनेट कर रहा है, तो भैया जिसका फाइनेंशियल बीपी कम होगा। कर लोगे क्या, तीनों का इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है और नीचे वो लाइन लिख कर आना है। डन, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।